हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। हम दोस्तों पढ़ रहे हैं गोदान और इसके 7 भाग हम पढ़ चुके हैं। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, यूजीसी नेट में और विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पहले पार्ट से आप पढ़िएगा। और एक बात दोस्तों निवेदन है, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि काफ़ी व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके मैं आपकी थोड़ी सी सहायता कर पा रहा हूँ। तो थोड़ी सी सहायता आप मेरे थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले पार्टों में हमने क्या क्या देखा। पहले पार्ट में होरी है, वो धनिया से बातचीत करता है, राय साहब से मिलने जाता है, रास्ते में उसकी राम राम होती है, भोला महतो से उसकी भोला ग्वाले से उसकी मुलाकात होती है, जहाँ पर भूसा देने का और गाय को खरीदने का वादा होता है। दूसरे पार्ट में दोस्तों हम देखते हैं, राय साहब के पास में जाता है, राय साहब बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। राय साहब उससे कहते हैं कि अब की बार में तुमको राजा जनक का माली बनना पड़ेगा, और अब की बार धनुष यज्ञ में तुमको 20,000 गाँव की, मुझे 20,000 रुपये की सहायता लेनी है, जिसमें से 500 रुपये तुम्हारे गांव से होने चाहिए। अब होरी है, वो इसी उधेड़बुन में रहता है कि भाई शगुन के जो रुपए हैं वो कहाँ से आएंगे। तीसरे पार्ट में हम देखते हैं, जैसे ही होरी राय साहब से मिलकर के आता है तो वो अपने बच्चों को खेत पे काम करते हुए देखता है, उनको घर ले जाता है, धनिया से बातचीत होती है, जहाँ पर भोला वाली बात को वो बताता है। भोला आता है, भूसे को ले जाते हैं, और वहाँ पर गोबर की अंत में झुनिया से क्या है, टांका भिड़ जाता है। तीसरा पार्ट यहाँ पर दोस्तों समाप्त हो गया। अब हम चौथे पार्ट में दोस्तों देख रहे हैं कि होरी है, वो अपनी चिंता में क्या है, मग्न है कि भाई किस तरह से गाय आएगी, उसके लिए मुझे क्या क्या नाद वाद गाड़नी पड़ेगी। ठीक है। और वो सोचता है कि गोबर है वो गया कि नहीं गया। गोबर गाय लेने चले जाता है, दमड़ी वसूड़ आता है, जहाँ पर कि हीरा जो उसका भाई है, उसकी पत्नी है पुन्नी, वो उससे उसकी लड़ाई हो जाती है। हीरा आता है, वो उसमें मार देता है। उसके बाद दोनों खेत पे चले जाते हैं। इसके बाद में थोड़ी सी दोपहर हो जाती है। रूपा और सोना है, वो आम के खेत में, आम के बाग में चले जाती हैं आम वगैरह बीनने के लिए। गाय को गोबर लेके आता है, सारे गांव वाले आते हैं, दाता दीन जी भी आते हैं जो प्रशंसा करते हैं। दोनों खुश होते हैं। आंगन में, भीतरी आंगन में नाद गड़वाई जाती है, काला धागा बांधा जाता है, और होरी सोचता है कि भाई मेरे भाई, सारा गांव आ गया देखने, लेकिन मेरे भाई नहीं आए, तो ऐसा क्या फ़ायदा है। वो भाइयों को बुलाने जाता है, लेकिन अपनी बुराई सुनता है कि भाई साजे के रुपए हैं। हीरा कहता है साजे के रुपए हैं, वो गाड़ रखे हैं। इसको सुन करके वो लौट आता है। ये बात धनिया से कहता है, धनिया जाती है, लड़ कर के आती है, होरी उसको वापस खींच करके लाता है। ये बात देखा। अगले पार्ट में, पांचवें पार्ट में हम देखते हैं कि जैसे ही गोबर गाय ला रहा है तो उसकी झुनिया से बातचीत होती है। झुनिया झुनिया क्या है, वो कहती है, उसको बातों बातों में फंसा लेती है, समझदारी की बातें करती है और अपने किस्से बताती है। गोबर भी कहता है, गोबर उसके रूप के अलावा ज्ञान का और समझदारी का कायल हो जाता है और उसको आने का वचन देता है। वो उसको शाम को बुलाती है कि शाम को संगत होगी, मैं घर के पिछवाड़े में तुमसे मिलूंगी। तो ये बात वो कह देता है। अगले भाग में हम दोस्तों देखते हैं कि राय साहब के यहाँ पर धनुष यज्ञ की तैयारी चल रही है, और वहाँ पर 3 लोग आते हैं। सबसे पहले मिस्टर ओंकारनाथ आते हैं, जो कि दैनिक पत्र बिजली के संपादक हैं। दूसरे आते हैं दोस्तों श्याम बिहारी तनखा, जो कि बीमा कंपनी में दलाली करते हैं। और तीसरे जो सज्जन हैं वो हैं मिस्टर मेहता, जो कि एक यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के क्या हैं, प्रोफेसर हैं। तो तीनों आते हैं, तीनों में बातचीत होती है। राय साहब कहते हैं कि अब की बार कोई नाटक नहीं मिला था, तो मैंने ही क्या कर लिया, नाटक को लिख लिया। ओंकार नाथ हैं, उनको राय साहब की रचना शक्ति में थोड़ा बहुत संदेह था। इनमें बातचीत होती है नाटक को लेकर के। मिस्टर मेहता हैं,
राय साहब की थोड़ी सी क्या है बुराई करते हैं कि भाई आपके जबान में जितनी बुद्धि है उसकी आधी भी यदि आपके मस्तिष्क में आ जाती तो आप बहुत अच्छे आदमी हो जाते। हमें सिद्धांतवादी तो वो है, हमें क्या है अपनी कही हुई बातों को अपने व्यवहार में भी लाना चाहिए। इस प्रकार की बातें करते हैं तभी क्या है थोड़ा सा समाजवाद पे भी वो बातचीत करते हैं। मिस्टर मेहता कहते हैं कि भाई समाजवाद तब तक आ नहीं सकता है क्योंकि संसार में छोटे बड़े लोग हमेशा से रहेंगे और मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के विनाश का कारण होगा। तो ये बातें कर रहे होते हैं तभी एक गाड़ी में से मिस मालती उतरती है। इसके अलावा मिस्टर खन्ना उतरते हैं जो कि एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। इसके अलावा उनकी पत्नी है कामिनी खन्ना। तो ये तीनों उतरते हैं। मिस्टर जो खन्ना है वो मालती को क्या है थोड़ी सी क्या है मालती को ललायत नज़रों से देखते हैं और उनके प्रति उनका क्या है क्रश है। मिस मालती है थोड़ा सा फिलोसफरों के बारे में बातचीत करती है। मिस्टर मेहता की भी क्या है थोड़ी सी वो करती है कि तो शक्ल से ही फिलोसफर मालूम होते हैं क्योंकि मिस्टर मेहता ने किताब लिखी थी और मिस्टर मेहता इस बात से दुखी थे कि जितनी धूम उस किताब की होनी चाहिए थी उतनी उसकी नहीं हुई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो मालती अपने इंग्लैंड का एक प्रोफेसर का किस्सा बताती है कि जो लड़कियों से विशेष डरते थे। इसके बाद में ओंकार नाथ हैं वो मिसेज खन्ना से बातचीत करते हैं और उनको कविता लिखने के लिए ललायत करते हैं। इसके बाद में वहाँ पर पार्टी सस्ती है जहाँ पर तरह तरह के खाने के सामान हैं और वहाँ से ओंकार नाथ जी हैं वो फलाहार के लिए चले जाते हैं। कामनी खन्ना भी चले जाती है क्योंकि उनके सर में दर्द होने वाला दर्द हो रहा था। इसके बाद में वो सभी लोग कहते हैं कि भाई ओंकार नाथ जी कहाँ चले गए। तो राय साहब कहते हैं कि भाई उस सनातनी का क्यों आपको धर्म भ्रष्ट करना है। तो सभी कहते हैं कि भाई मालती जी जब आपके हो तो जब हम मानेंगे जब आप ओंकार नाथ जी को आज शराब पिला दो। तो वो कहती है कि इसकी मैं 1000 रुपये फीस लूँगी। 1000 रुपये जोड़े जाते हैं जिसमें 500 रुपये मिस्टर मेहता हैं वो कामनी खन्ना से लेकर के आते हैं। 300 रुपये राय साहब मिलाते हैं। 100 रुपये मिर्ज़ा खुर्शीद भी आ जाते हैं जिनकी एक जूतों की दुकान थी। ठीक है। और 1000 रुपये के बदले में ओंकार नाथ को बुलाया जाता है और वो कहते हैं कि भाई हम एक देहात संघ की स्थापना कर रहे हैं जिसके सभापति आप होंगे और आपके जो बिजली जो पत्र है उसकी एक एक जो प्रति है वो सभी गाँव में बांटी जाएगी। आपको सरकार से भी सहायता दिलाई जाएगी। मतलब उसको पूरी तरह से उसको टोल पे चढ़ा देते हैं। वो उसमें आ जाते हैं ज़्यादा प्रशंसा में। तभी बातचीत होती है कि भाई हमारे संघ में इस तरह का होगा कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तभी कोई कहता है कि भाई ये तो खुद ही क्या है शराब नहीं पीते हैं। तो मिस मालती के हाथों से दी गई शराब को खन्ना जी को पीना पड़ता है और फिर वो शुरूर में आ जाते हैं। इसके बाद में वो चले जाते हैं। सभी मालती जी की वाह करते हैं। तभी एक खान आ जाता है। वो कहता है कि भाई हमारे 1000 रुपये किसी ने लूट लिया है, हमारे आदमी के चुरा लिए हैं। तुम 1000 रुपये दे दो नहीं तो मैं क्या है तुमको सबको मार दूंगा और मैं मिस मालती को लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुम्हारा दिलदार हूँ। इस तरह की वो बातें कर रहा होता है। तभी आ, होरी है वो आता है और जैसे ही राय साहब उससे कहते हैं कि भाई तू किसी को बुला कर के ला तो उसको भी धर लेता है लेकिन होरी उस पर झपट पड़ता है और उसको नीचे पटक लेता है। तब पता चलता है कि ये तो कौन है, मिस्टर मेहता है। तो यहाँ तक हमने दोस्तों 6 पार्ट देखे। अब 7वें पार्ट में यदि हम देखेंगे 7वें पार्ट में अगले दिन क्या हो रहा होता है। अगले दिन जो धनुष यज्ञ था वो समाप्त हो चुका है और उस धनुष यज्ञ को देखने केवल मिस्टर मेहता हैं वो गए थे और जो राय साहब हैं वो अंदर से उसका संचालन कर रहे थे। मिस्टर मेहता कलाकारों की तारीफ कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे
और जिस तरह का ड्रामा हुआ था उसके राय साहब के भी वो कायल हो गए थे, उनको गले मिल कर के उनको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि भाई आपको इसने जीवन का इतना ज़्यादा मार्मिक ज्ञान था, मुझे इसका अभी तक अनुमान नहीं था। इसके बाद में अगले दिन क्या है कि शिकार खेलने का प्रोग्राम बनता है, जिसमें मिसेज खन्ना है वो तो कह देती हैं कि भाई मेरा तो सर में दर्द हो रहा है, और ओंकार नाथ जी जो कि संपादक हैं उनके साथ में इन लोगों ने क्या किया था, तो वो क्या है योजना बना रहे थे कि भाई किस तरह से इनको मैं रगे दूँ। वो एक लेखमाला लिखना चाह रहे थे जिससे कि इनमें आलोचना करता हूँ, क्योंकि धोखे से इसको शराब पिला ली थी। तो 6 आदमी जाते हैं जिसमें मिस्टर मेहता और मालती की एक एक टीम बन जाती है। दूसरी टीम बनती है आपके राय साहब की और आपके किसकी आ, खन्ना साहब की बन जाती है, और तीसरी जो टीम है वो मिर्ज़ा खुर्शीद की और तंखा जी की बन जाती है। इस प्रकार तीनों टीम है वो चल जाती हैं और पहाड़ियों में जा कर के क्या होता है, गाड़ी से जाते हैं जहाँ पर एक पेड़ के नीचे गाड़ी को खड़ी कर देते हैं। इसके बाद क्या है, तीनों वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं और तीनों कहते हैं कि भाई अपना समय होने के बाद भी यहीं पर हमको मिलना है। तो मिस मालती और मिस्टर मेहता हैं वो एक साथ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो तुमसे वो कहती है कि भाई मैं शिकार खेलने नहीं आई थी, ठीक है। उसका आशय था कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ में वक्त बिताना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर मेहता हैं वो वास्तव में शिकार देखना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था यदि मैंने शिकार नहीं किया और यदि कोई शिकार कर लाया और दूसरी टीम से तो मेरी क्या होगी, बेइज्जती होगी। मिस मालती बैठने की कहती है लेकिन वो बिल्कुल भी बैठते नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर मिस्टर मेहता कहते हैं कि भाई नई ज़माने की देवियों की तो यही आदत है कि वो मर्दों का आश्रय नहीं चाहती हैं। इस प्रकार की उनकी बातचीत हो रही होती है और मिस मालती उनको कहती है कि भाई फिलोसफरों को तुम्हारा तो बिल्कुल क्या है, पत्थर दिल है, तुम्हें तो बिल्कुल भी, तुम्हें भगवान ने हृदय नहीं दिया, अच्छा हुआ तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, क्योंकि यदि तुम्हारा विवाह हो गया होता तो पता नहीं तुम उसका क्या करते। इसके बाद में एक नाला पड़ता है जहाँ पर मालती मना करती है कि भाई लौट चलो, लेकिन मिस्टर मेहता वो जाना नहीं चाहते हैं, वो नाले के पार जाना चाहते हैं, कहते हैं कि यहीं पर तो अच्छे शिकार मिलेंगे। वो घुस जाते हैं, उसके बाद मालती भी घुस जाती है, तब दोनों निकल जाते हैं। एक पक्षी जिसका नाम क्या है, लालसर है, वो उड़ता हुआ जा रहा है और मिस्टर मेहता उसको मार देते हैं, लेकिन वो बहता हुआ चला जाता है। मिस्टर मेहता उसमें कूद जाते हैं, बहते हैं, लेकिन देखते हैं कि एक जो वन युवती है उसने उसको पकड़ लिया है। अब वो उनकी क्या है, वो उनको बुला लेती है, वहाँ पर पानी वानी देती है और वो कहती है भाई मैं दूध औटा देती हूँ और इसको मैं पका देती हूँ। वो कहती है कि भाई इसके मिस मालती के सर में दर्द हो रहा होता है, वो कहती है कि मैं पहले इसको कर दूं उसके बाद मैं जड़ी बूटी ले आऊँगी। तो वो उसको हटाती है। इसके बाद में वो मांस को काट करके जड़ी बूटी लेने के लिए चली जाती है। मिस्टर मेहता उसकी प्रेम के कायल हो जाते हैं, ठीक है। मालती को उससे जलन होती है और जैसे ही वो लौट करके आती है तो मिस मालती के लिए कहती है भाई औषधि लगा लो, लेकिन वो नहीं लगाती है। इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। मेहता जी को फिर क्या है, थोड़ी इसको जलन हो जाती है, वो कहती है चलो चलो हमें चलना है। मेहता जी 2-4 कोर खा कर के छोड़ देते हैं और वहाँ से लौट आते हैं। तो ये तो हुई दोस्तों मालती की और मेहता की बात। अब जो दूसरी जोड़ी है वो हमारे राय साहब की है और हमारे खन्ना जी की है। तो राय साहब और खन्ना जी क्या है, उनमें बातचीत होती है चुनाव वगैरह के बारे में। तो पहले तो मेहता की बात होती है, वो कहते हैं कि मेहता मुझे क्या है थोड़ा सा ऐसा आदमी लगता है। राय साहब कहते हैं कि भाई मैं तो केवल उसे मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ और कभी उनसे मैं बहस नहीं करता हूँ, और यदि करूँ तो मैं इतनी बुद्धि कहाँ से लाऊं कि उस आदमी से मैं बहस कर दूँ। तो इस प्रकार कहती है खन्ना जी कहते हैं कि भाई मेरा तो ऐसा है कि उसका चरित्र भी अच्छा नहीं है, ठीक है।
इस प्रकार की उनमें बातचीत चलती रहती है। राय साहब पर भी वो आक्षेप लगाता है खन्ना कि भाई आप भी क्या है बिलासी हो। वो कहता है कि भाई मैं बिल्कुल रसिक मिजाज से हूँ बिल्कुल वगैरह, लेकिन इस तरह का मतलब मेरा लड़कियों के वगैरह औरतों के पीछे भागना इस तरह का बिल्कुल मेरा मिजाज नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इस प्रकार की बातचीतें वो करते हैं। और तभी एक शिकार मिलता है, हिरन है, वो चर रहा होता है, लेकिन राय साहब उस पर क्या है निशाना बांधते हैं। तभी खन्ना जी उसको रोक लेते हैं। राय साहब बंदूक चलाते हैं, हिरन भाग जाता है। ठीक है, इसके बाद में वो कहते हैं कि भाई आप क्या करो, बैंक में आप पॉलिसी ले लो और पूरे हम सहकारिता के सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। आप शक्कर मिल में भी अपने क्या कर लो, शेयर शेयर कर लो। ठीक है, तो इस प्रकार की वो बातचीत है। खन्ना अपने जुगाड़ में लगा रहता है, लेकिन वो राय साहब हैं वो क्या है, वो शिकार के शौकीन थे, निशानेबाज थे, तो वो इस प्रकार की बातों पर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था। इसके बाद में कोई एक देहाती है, वो जड़ी बूटी लेकर के आता है। तो खन्ना जी हैं वो पूछते हैं कि भाई क्या क्या है, तो वो सारी जड़ी बूटियों को ले लेते हैं 1 रुपये में, और उसको कह देते हैं भाई फलानी जगह पे रखा। और वो कहते हैं कि अब बड़े बड़े लोगों को क्या दूंगा मैं, किसी बाबा की दी हुई जड़ी बूटी बना करके एहसान करूंगा, पता नहीं कौन क्या काम आ जाए। आनों से क्या हो सकता है, लाखों का काम हो जाता है कई बार। तो इस प्रकार की बातें वो कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि भाई मेरे क्या है, एक महात्मा जी आए हैं, आपसे भी आपको भी उनसे मिलाऊंगा। बिल्कुल क्या है, संसार से विरक्त आदमी है। इस प्रकार की बातें वो कर रहे होते हैं। तभी क्या है, एक दोस्तों क्या आ जाता है, तेंदुआ निकल आ जाता है। खन्ना जी डर जाते हैं। ठीक है, और खन्ना जी कहते हैं इसको मत मारो, नहीं तो हमारे पास हमारे ऊपर ही झपट पड़ेगा। तो इस प्रकार की वो बातें कह रहे होते हैं। तभी क्या है दोस्तों, वो तेंदुआ है वो चला जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं मिर्ज़ा खुर्शीद और तंखा जी की जोड़ी थी। मिर्ज़ा खुर्शीद हैं, उनके लिए वर्तमान पर ही ध्यान देना था, वो भूत और भविष्य की चिंता नहीं करते थे। उनको शायरी का और शराब का शौक़ था। औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। ठीक है, इस प्रकार की है। लेकिन तंखा जी हैं वो बिल्कुल हर चीज़ में क्या है, बाल की खाल निकालने वाले आदमी थे। तो वो कहते हैं कि आज तो भाई शिकार का दिन नहीं था। खुर्शीद जी कहते हैं आज तो क्या है, कोई मुशायरा होना चाहिए था। तो इस प्रकार की बातें हैं वो कहते हैं। तभी क्या है, उनके हाथ क्या है, वो एक हिरन पे क्या है, मिर्ज़ा खुर्शीद निशाना लगाते हैं, हिरन है वो मर जाता है। और वहीं पर एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा होता है, और वो उसको लेकर के चलता है कि भाई तू इसको हमारे लिए पहुंचाया। वो चलता है, वो थक जाता है, एक पत्थर पे उतार देता है उसको। तब कुछ है मिर्ज़ा खुर्शीद चलते हैं, लेकिन उनकी गर्दन है वो जवाब देने लग जाती है, लेकिन वो फिर भी कुछ दूर चल लेते हैं। तभी वो सोचते हैं कि भाई क्यों ना मजा लिया जाए, तंखा जी को धर दिया जाए। तंखा जी ने मना कर दिया, लेकिन कह दी कि भाई आप जो कहेंगे मैं ऐसा ही करूँगा, और मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊँगा, और लेकिन पैसा लेकर के बैठ जाऊँगा। इस बात पर तंखा जी उसको उठा लेते हैं, लेकिन उनकी क्या है, वो गिर पड़ते हैं। इसके बाद में जो लकड़ आ रहा है वही उसको ले जाता है वहाँ पर, उनकी घर चले जाते हैं। वहाँ पर आराम से खूब शराब मंगाते हैं, दावत करते हैं, मज़े लेते हैं, सबके प्यारे बन जाते हैं। ठीक है, और सारे गांव वाले उनको छोड़ने जाते हैं। तीनों जोड़ियाँ मिलती हैं। तब तीनों में क्या है, वो होता है कि भाई किसने किया, तो सबसे ज़्यादा खुश थे कौन, मिर्ज़ा खुर्शीद जी थे, क्योंकि और कोई शिकार कर नहीं पाए थे। मिर्ज़ा खुर्शीद ने पूरी तरह से शिकार का जो आए थे उन्होंने आनंद लिया था। तो यहाँ तक दोस्तों हम पढ़ लिए हैं।
आप थोड़ा सा स्लो करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम आप अगला 8वां पार्ट है वो पढ़ते हैं। यदि आपने ये नहीं पढ़ा है पहला दोस्तों, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो 8वां पार्ट है, देखिए, जब से होरी के घर में गाय आ गई है, घर की श्री ही कुछ और हो गई है। धनिया का घमंड तो उसके संभाले से बाहर हो जाता है, जब देखो गाय की चर्चा। भूसा छिज गया है, ऊख में थोड़ी सी चरी बोदी गई थी, उसी की कुट्टी काटकर जानवरों को खिलाना पड़ता था। आंखें आकाश की ओर लगी रहती थी कि कब पानी बरसे और घास निकले। आधा आषाढ़ बीत गया और वर्षा न हुई। सहसा एक दिन बादल उठे और आषाढ़ का पहला दोंगड़ा, दोंगड़ा कहते हैं दोस्तों यूपी वगैरह में, इधर पूर्वांचल में जो पहली बारिश होती है उसको कहते हैं दोंगड़ा। किसान खरीफ बोने के लिए हल ले लेकर निकले और राय साहब के कारकुन ने कहला बेगा कि जब तक बाकी ना चुक जाएगी किसी को खेत में हल ना ले जाने दिया जाएगा। किसानों पर जैसे वज्रपात हो गया, और कभी तो इतनी कड़ाई ना होती थी, अब कि यह कैसा हुक्म, कोई गांव छोड़कर भागा थोड़े ही जाता है। अगर खेती में हल ना चले तो रुपए कहाँ से आ जाएंगे, निकलेंगे तो खेत से ही। सब मिलकर कारकुन के पास जाकर रोए। कारकुन का नाम था पंडित नोखेराम। आदमी बुरे ना थे, मगर मालिक का हुक्म था, उसे कैसे टालें। अभी उस दिन राय साहब ने होरी को कैसे दया और धर्म की बातें की थी, और आज आसामियों पर यह जुल्म। होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर सोचा उन्होंने कारकुन को एक बार हुक्म दे दिया, उसे क्यों टालने लगे। वह अगवा बनकर क्यों बुरा बने, जब और कोई कुछ नहीं बोलता तो वह आग में क्यों कूदे। जो सबके सिर पड़ेगी वह भी झेल लेगा। तो किसान क्या है दोस्तों, होरी भी उन किसानों में से है जो कि दूसरों पे दुख देख करके क्या है, संतोष कर लेता है। अपने दुख का दुख तो होता है, लेकिन जब वो देखता है कि सारे मेरे किसान भाई भी उसी दुख में हैं, तो उसे संतोष हो जाता है कि भाई मेरी दशा भी ऐसी है। किसानों में खलबली मची हुई थी। सभी गांव के महाजनों के पास रुपए के लिए दौड़े। गांव में मंगरू शाह की आजकल चढ़ी हुई थी। तो देखिए, एक तो आपकी देखो दुलारी सहुआइन थी, झिंगुरी सिंह था, दाता दीन थे, मंगरू साय थे। तो ये सारे कौन थे, साहूकार थे गांव के। इस साल सन में उसे अच्छा फायदा हुआ था। गेहूं और अलसी में भी उसने कुछ ना कुछ कम ना कमाया था। पंडित दाता दीन और दुलारी सहुआइन सहुआइन भी लेन देन करती थी। सबसे बड़े महाजन महाजन थे झिंगुरी सिंह। वह शहर के एक बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे कई आदमी और थे जो आसपास के देहातों में घूम घूम लेन देन करते थे। इसके उपरांत और भी कई छोटे छोटे महाजन थे जो 2 आने रुपए ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के रुपए देते थे। गांव वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक था कि जिसके पास 10-20 रुपया जमा हो जाते वही महाजन बन बैठता था। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। उसी का प्रभाव था कि लोग अभी तक यही समझते थे कि होरी के पास दबे हुए रुपए हैं। आखिर वह धन गया कहाँ, बंटवारे में निकला नहीं। होरी ने कोई तीर्थ व्रत भोज किया नहीं, गया तो कहाँ गया। जूते जाने पर भी उसके गट्ठे बने रहते हैं। किसी ने किसी देवता को सीधा किया, किसी ने किसी को, किसी ने आना रुपया ब्याज देना स्वीकार किया, किसी ने 2 आना। होरी में आत्मसम्मान का सर्वथा लोप न हुआ था। जिन लोगों के रुपए उस पर बाकी थे उनके पास कौन मुंह लेकर जाए। झिंगुरी सिंह के सिवा उसे और कोई ना सूझा। भाई जिन लोगों के रुपए थे उन पर तो जा नहीं सकता था, अब एक ही बचा था जिस पर उसके रुपए नहीं थे, वो था झिंगुरी सिंह। यह वह पक्का कागज लिखाते थे, नजराना अलग लेते थे, दस्तूरी अलग, स्टाम्प की लिखाई अलग। उस पर 1 साल का ब्याज पेशगी काटकर रुपया देते थे। यानी मान लो कोई रुपया दिया जा रहा है, उस पर 1 साल में जितनी ब्याज बनेगी उसको वो पहले ही उसमें से काट लेते थे। 25 रुपये का कागज लिखा तो मुश्किल से 17 रुपये हाथ लगते थे।
मगर इस गाढ़े समय में और क्या किया जाए, राय साहब की जबरदस्ती है, नहीं इस समय किसी के सामने क्यों हाथ फैलाना पड़ता। झिंगुरी सिंह बैठे दातून कर रहे थे। नाटे मोटे खलवाट, काले लंबी नाक और खलवाट यानी कि दोस्तों गंजे, बड़ी बड़ी मूछों वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूषक जैसे, और थे भी बड़े हंसोड़। इस गांव को अपनी ससुराल बनाकर मर्दों से साले और ससुर औरतों से साली या सलहज का नाता जोड़ लिया था। रास्ते में लड़के उन्हें चिढ़ाते, पंडित जी पाल लागी, और झिंगुरी सिंह उन्हें चटपट आशीर्वाद देते, तुम्हारी आंख फूटे, घुटना टूटे, मिर्गी आए, घर में आग लग जाए आदि। लड़के इस आशीर्वाद से कभी ना अघाते थे, मगर लेन देन में बड़े कठोर थे। सूद की एक पाई ना छोड़ते थे और बाद पर बिना रुपए लिए द्वार से ना टलते थे। होरी ने सलाम करके अपनी विपत्ति कथा सुनाई। झिंगुरी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, वह सब पुराना रुपया क्या कर डाला, पुराने रुपए होते ठाकुर तो महाजुनी से अपना गलाना छुड़ा लेता, कि सूद भरते किसी को अच्छा लगता है। गड़े रुपए ना निकलें चाहे सूद कितना ही देना पड़े, तुम लोगों की यही नीति है कि भाई गड़े जो रुपए हैं वो पता नहीं पड़नी चाहिए, शायद कोई दया कर जाए, भले ही क्या दे दो, ब्याज दे दो। कहाँ के गड़े रुपए बाबू साहब, खाने को तो होता नहीं, लड़का जवान हो गया, ब्याज का कहीं ठिकाना नहीं, बड़ी लड़की भी बिहाने जोग हो गई है, रुपए होते तो किसी दिन के लिए गाड़ रखते। झिंगुरी सिंह ने जब से उसके द्वार पर गाय देखी थी उस पर दांत लगाए थे। गाय का डील डोल और गठन कह रहा था कि उसमें 5 सेर से कम दूध नहीं है। मन में सोच लिया था होरी को किसी अर्दम में डालकर गाय को उड़ा लेना चाहिए, आज वह अवसर आ गया। बोले, अच्छा भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब राजी हुए, जितने रुपए चाहो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, कुछ गहने गांठे हो तो गिरव रखकर रुपए ले लो, स्टाम्प लिखोगे तो सूद बढ़ेगा और झमेले में पड़ जाओगे। भाई स्टाम्प के तो क्या है, ज़्यादा रुपए सूद लगेगा और उसके रुपए भी कटेंगे, इससे बढ़िया क्या कर दो तुम, गहने वगैरह कुछ ऐसा सीधा रख दो, क्योंकि उनकी तो पता ही गहने वगैरह रखेगा नहीं, तो गाय को रखना चाहते थे। होरी ने कसम खाई कि घर में गहने के नाम पर कच्चा सूत भी नहीं है। धनिया के हाथों में कड़े हैं, वह भी गिलट के कड़े हैं। झिंगुरी सिंह ने सहानुभूति का रंग मुंह में पोत कर कहा, तो एक बात करो, यह नई गाय जो लाए हो इसे हमारे हाथ बेच दो, सूद स्टाम्प सब झगड़ों से बच जाओ। 4 आदमी जो दाम कहें वह हमसे ले लो, हम जानते हैं तुम उसे शौक से लाए हो और बेचना नहीं चाहते, लेकिन यह संकट तो टालना ही पड़ेगा। होली होरी पहले तो इस प्रस्ताव पर हंसा, उस पर शांत मन से विचार भी करना ना चाहता था, लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच सुझाया, महाजनी के हथकंडों का ऐसा भीषण रूप दिखाया कि उसके मन में यह बात बैठ गई। ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, जब हाथ में रुपए आ जाएं गाय ले लेना, 30 रुपए का कागज लिखने पर कहीं 25 रुपए मिलेंगे और 3-4 साल तक ना दिए तो पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव यही बता रहा था कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। तो ये प्रेमचंद की लाइन दोस्तों बड़ी फेमस है। बोला, मैं घर जाकर सबसे सलाह कर लूँ तो बताऊँ। सलाह नहीं करना है, उनसे कह देना कि रुपए उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं। मैं समझ रहा हूँ ठाकुर, अभी आके जवाब देता हूँ। लेकिन घर आकर उसने ज्यों ही वह प्रस्ताव किया कि कोहराम मच गया। धनिया तो कम चिल्लाई, दोनों लड़कियों ने तो दुनिया सर पर उठा ली। नहीं देते अपनी गाय, रुपए जहाँ जहाँ से चाहो लाओ। सोना ने तो यहाँ तक कह डाला कि इससे तो कहीं अच्छा है मुझे बेच डालो, गाय से कुछ बेसी ही मिल जाएगा। होरी असमंजस में पड़ गया, दोनों लड़कियां सचमुच गाय पर जान देती थीं। रूपा तो उसके गले से ही लिपट जाती थी और बिना उसे खिलाए एक और मुंह में न डालती थी। गाय कितने प्यार से उसका हाथ चाटती थी,
कितनी स्नेह भरी आंखों से उसे देखती थी। उसका बछड़ा कितना सुंदर होगा। अभी से उसका नाम करण करण हो गया अभी से उसका नामकरण हो गया था, मटरू। वह उसे अपने साथ लेकर सोएगी। इस गाय के पीछे दोनों बहनों में कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी थीं। सोना कहती मुझे ज़्यादा चाहती है, रूपा कहती मुझे। इसका निर्णय अभी तक ना हो सका था और दोनों दावे कायम थे। मगर होरी ने आगा पीछा सुझाकर आखिर धनिया को किसी तरह राजी कर लिया। एक मित्र से गाय उधार लेकर बेच देना भी बहुत ही वैसी बात है, लेकिन विपत में तो आदमी का धर्म तक चला जाता है। यह कौन सी बड़ी बात है। ऐसा ना हो तो लोग विपत में इतना डरें क्यों। गोबर ने भी विशेष आपत्ति न की, क्योंकि उसका तो कोई मतलब नहीं था गाय वाय से। उसका तो क्या है, दुनिया से टाका फिट हो गया था। वह आजकल दूसरी ही धुन में मस्त था। यह तय किया गया कि जब दोनों लड़कियां रात में सो जाएं तो गाय झिंगुरी सिंह के पास पहुंचा दी जाए। दिन किसी तरह कट गया। सांझ हुई। दोनों लड़कियां 8 बजते बजते खा पी कर सो गई। गोबर इस करुण दृश्य से भागकर कहीं चला गया था। वह गाय को जाते कैसे देख सकेगा, अपने आंसुओं को कैसे रोक सकेगा। होरी भी ऊपर से कठोर बना हुआ था, मन उसका चंचल था। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो इस वक्त उसे 25 रुपये उधार दे दे, चाहे फिर 50 रुपये ही ले ले। वह गाय के सामने खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा कि उसकी काली काली सजीव आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वह कह रही है, क्या 4 दिन में तुम्हारा मुझसे मन भर गया। मैंने तो तुमसे कभी किसी बात का गिला नहीं किया। जो कुछ रूखा सूखा तुमने दिया वही खाकर संतुष्ट हो गई। बोलो। धनिया ने कहा, लड़कियां तो सो गईं, अब इसे ले क्यों नहीं जाते। जब बेचना ही है तो अभी बेच दो। होरी ने कांपते हुए स्वर में कहा, मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया, उसका मुंह नहीं देखती। रहने दो, रुपए सूद पर ले लूंगा। भगवान ने चाहा तो सब अदा हो जाएंगे। 300-400 होते ही क्या है, एक बार ऊख लग जाए। धनिया ने गर्व भरे प्रेम से उसकी ओर देखा। और क्या, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई। उसे भी बेच दो, ले लो कल रुपए। जैसे और सब चुकाए जाएंगे वैसे ही इसे भी चुका देंगे। भीतर बड़ी उमस हो रही थी। हवा बंद थी, एक पत्ती ना हिलती थी। बादल छाए हुए थे पर वर्षा के लक्षण न थे। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका भी, कहाँ लिए जाते हो। पर होरी ने सुना नहीं। बोला, हवा में बांधे देता हूँ, आराम से रहेगी, उसके भी तो जान है। गाय बांधकर वह अपने मझले भाई शोभा को देखने गया। शोभा को इधर कई महीनों से दमे का आर्जा हो गया था। दवा दारू की जुगत नहीं, खाने पीने का प्रबंध नहीं और काम करना पड़ता है जी तोड़कर। इसलिए उसकी दशा दिन दिन बिगड़ती जाती थी। शोभा सहनशील आदमी था, लड़ाई झगड़े से कोसों भागने वाला, किसी से मतलब नहीं, अपने काम से काम। होरी उसे चाहता था और वह भी होरी का अदब करता था। दोनों में रुपए पैसे की ही बातें होने लगी। राय साहब का यह फरमान आलोचनाओं का केंद्र बना हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा, भीतर जा रहा था। उसे भास हुआ कि जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन खड़ा है वहाँ। हीरा बोला, मैं हूँ दादा, तुम्हारे कौड़े में आग लेने आया था। हीरा उसके कौड़े में आग लेने आया है। इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिला। गांव में तो और भी कौड़े हैं। कौड़ा होता है दोस्तों, या तो आप अलाव कह लो या फिर कोई भरोसा कह लो, जिसमें क्या है, आग को दबा करके रखा जाता है। कहीं से भी आग मिल सकती थी। हीरा उसके कौड़े में आग ले रहा है तो अपना ही समझकर तो सारा गांव इस कौड़े में आग लेने आता था। गांव में सबसे संपन्न यही कौड़ा था। मगर हीरा का आना दूसरी बात थी। और उस दिन की लड़ाई के बाद
हीरा के मन में कपट नहीं रहता, गुस्सैल है लेकिन दिल का साफ। उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, तम्बाकू है कि ला दूं? कोई दवाई नहीं खाता तो क्या किया जाए? उसके लेखे तो सारे वैद्य, डॉक्टर, हकीम अनाड़ी हैं। भगवान के पास जितनी अक्ल थी वह उसके और उसकी घरवाली के हिस्से पड़ गई। देखिए यहाँ पर तो क्या है, उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा। होरी पूछता है कि तम्बाकू है कि ला दूं? तो यहाँ पर दो लाइन कट गई हैं, जिसमें लाइन है हीरा कहता है कि तम्बाकू तो है दादा। तो होरी पूछता है कि शोभा तो आज बहुत क्या है, बेहाल है। अब कहता है कि कोई दवाई नहीं खाता, हीरा कह रहा है कोई दवाई नहीं खाता तो क्या किया जाए? उसके लेखे तो सारे वैद्य, डॉक्टर, हकीम अनाड़ी हैं। भगवान के पास जितनी अक्ल थी वह उसके और उसकी घरवाली के हिस्से पड़ गई। होरी ने चिंता से कहा, यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं। और चिढ़ने तो और चिढ़ने तो बीमारी में सभी हो जाते हैं। तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम्हें इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा है, इफिंजा लिखा है, हो गया था तो दवाई उठाकर फेंक देते थे। मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था, तब तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थी, उस पर तुम उसे हजारों गालियां देते थे। हाँ दादा, भला वह बात भूल सकता हूँ। तुमने इतना ना किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचा रहता। होरी को ऐसे मालूम हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया है। उसका गला भी भर आया। बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है। इससे जो अपने हैं वह पराये थोड़े ही हो जाते हैं। जब घर में चार आदमी रहते हैं तभी तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जिसके कोई है ही नहीं उससे कौन लड़ाई करेगा। दोनों ने साथ चिलम पी। तब हीरा अपने घर गया, होरी अंदर भोजन करने चला। धनिया रोष से बोली, देखी अपने सपूत की लीला। इतनी रात हो गई और अभी उसे अपने सैल से छुट्टी नहीं मिली। मैं सब जानती हूँ, मुझको सारा पता मिल गया है। भोला कि वह राण लड़की नहीं है झुनिया, उसी के फेर में पड़ा रहता है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी, पर उसे विश्वास न आया था। गोवर बेचारा इन बातों को क्या जाने। बोला, किसने कहा तुझसे? धनिया प्रचंड हो गई, तुमसे छिपी होगी। और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। यह झुग्गा वह 72 घाट का पानी पिए हुए इसे उंगलियों पर नचा रही है और यह समझता है कि वह इस पर जान देती है। तुम उसे समझा दो, नहीं कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कहीं के ना रहेंगे। होरी का दिल उमंग पर था। चुहल की सूजी झुनिया देखने सुनने में तो बुरी नहीं है, उसी से कर ले सगाई। ऐसी सस्ती मेहरिया और कहाँ मिल जाती है। धनिया को यह चुहल तीर सा लगा। झुनिया इस घर में आए तो मुंह झुलस दूं राण का। गोबर की चहेती है तो उसे लेकर जहाँ चाहे रहे। और जो गोबर इसी घर में लाए तो यह दोनों लड़कियां किसके गले बांधोगे? फिर बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा? कोई द्वार पर खड़ा तक तो होगा नहीं। तो इसकी क्या परवाह, इस तरह नहीं छोड़ेगी लाला को। मर मर के पाला है, झुनिया आकर राज करेगी, मुंह में आग लगा दूंगी राण की। सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा सुंदरिया को क्या हो गया? गाय का नाम क्या रख दिया दोस्तों इन्होंने? सुंदरिया रख दिया। क्या काले नाग ने छू लिया? वह तो पड़ी तड़प रही है। होरी चौके में जा चुका था, थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या असगुन मन मुंह से निकालते हो? अभी तो मैं देखे आ रहा हूँ लेटी थी। तीनों बाहर गए, चिराग लेकर देखा, सुंदरिया के मुंह से फिचकुर यानी कि दोस्तों झाग वगैरह है निकल रहा था। आंखें पथरा गई थी, पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दातादीन के पास दौड़ा। गांव में पशु चिकित्सा के वही आचार्य थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए।
दम के दम सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया। लक्षण स्पष्ट थे, साफ विष दिया गया है। लेकिन गांव में ऐसा कौन मुद्दई है जिसने विष दिया हो? ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी हुई ही नहीं। लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया? होरी को किसी से दुश्मनी भी ना थी कि उस पर संदेह किया जाए। हीरा से कुछ कहा सुनी हुई थी, मगर वह भाई भाई का झगड़ा था। सबसे ज़्यादा दुखी तो हीरा ही था। धमकियां दे रहा था कि जिसने यह हत्यारों का काम किया है उसे पाए तो खून पी जाए। तो देखिए, कोई भी यदि घटना हो रही है तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ें दिखाता है, कई बार ऐसे ऐसे केस बन जाते हैं कि जिसमें जो सबसे ज़्यादा भागदौड़ कर रहा है वही उसका दोषी है, वही हत्यारा निकलता है। जो सबसे ज़्यादा रो रहा है, रोने वाला ही क्या निकल रहा है? दोषी पाता है। हत्यारों का काम किया है उसे पाए तो खून पी जाए। वह लाख गुस्सैल हो पर इतना नीच काम नहीं कर सकता। आधी रात तक जमघट रहा। सभी होरी के दुख में दुखी थे और बधिक को गालियां देते थे। वह इस समय पकड़ा जा सकता तो उसके प्राणों की कुशल न थी। जब यह हाल है तो कोई जानवरों को बाहर कैसे बांधेगा? अभी तक रात बेरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे। किसी तरह की चिंता न थी, लेकिन अब तो एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई थी। क्या गाय थी? बस देखता रहे। पूछने जो 5 सेर से दूध कम न था। 100 का एक एक बाछा होता, बाछा यानी बछड़ा। आते देर न हुई और यह वज्र गिर पड़ा। अब देखिए किस तरह से एक गाय होरी की जिंदगी को नारकीय बना देती है, ये देखना। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया होरी को कोसने लगी, तुम्हें कोई लाख समझाए करोगे अपने मन की। तुम गाय खोलकर आंगन से चले तब तक मैं जूझती रही कि बाहर ना ले जाओ। हमारे दिन पतले हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। लेकिन नहीं, उसे गर्मी लग रही है। अब तो खूब ठंडी हो गई और तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया। ठाकुर मांगते थे, दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता और निहोरा का निहोरा होता। मगर यह तमाचा कैसे पड़ता? कोई बुरी बात होने वाली होती है तो मती पहले ही हर ले जाती है। ऐसा ही क्या कर रहा है दोस्तों? दिनकर ने भी कहा है कि जब नाश मनुष्य पर चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो ये कह रहे हैं कि कोई बुरी बात होने वाली होती है तो मती पहले ही हर जाती है। इतने दिन मज़े से घर में बनती रही, ना गर्मी लगी ना जूड़ी आई। इतनी जल्दी सबको पहचान गई थी कि मालूम ही ना होता था कि बाहर से आई है। बच्चे उसके सींगों से खेलते रहते थे, सिर तक ना हिलाती थी। जो कुछ नाद में डाल दो चाट पोंछ कर साफ कर देती थी। लक्ष्मी थी, अभागों के घर क्या रहती। सोना और रूपा भी यह हलचल सुनकर जाग गई थी और बिलख बिलख कर रो रही थी। उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उसकी संगनी हो गई थी। दोनों खाकर उठती तो एक एक टुकड़ा रोटी उसे अपने हाथों से खिलाती। कैसा जीभ निकाल कर खा लेती थी और जब तक उसके हाथ का कौर न पा लेती खड़ी ताकती रहती। भाग्य फूट गए। सोना और गोबर और दोनों लड़कियां रो धोकर सो गई थीं। होरी भी लेटा। धनिया उसके सिरहाने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने धीरे से कहा, तेरे पेट में बात पचती नहीं, कुछ सुन पाएगी तो गांव भर में ढिढोरा पीटती फिरेगी। धनिया ने आपत्ति की कि भला सुनूं, मैंने कौन सी बात पीट दी कि यूं ही नाम बदनाम कर दिया। अच्छा, तेरा संदेह किसी पर होता है? मेरा संदेह तो किसी पर नहीं है। कोई भारी आदमी था। किसी से कहेगी तो नहीं? अब होरी कह रहा है, कहूंगी नहीं तो गांव वाले मुझे गहने कैसे गड़वा देंगे। अगर किसी से कहा तो मार ही डालूंगा। मुझे मार कर सुखी ना रहोगे। अब दूसरी मेहरिया नहीं मिली जाती। जब तक हूँ तुम्हारा घर संभाले हुए हूँ। जिस दिन मर जाऊंगी सिर पर हाथ धरकर रोओगे। अभी मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तब आंखों से आंसू निकलेंगे। मेरा संदेह हीरा पर होता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। हीरा इतना नीच नहीं, वह मुँह का ही खराब है। मैंने अपनी आंखों देखा, सच तेरे सिर की सौं। तुमने अपनी आंखों से देखा? कब? वही मैं शोभा को देखकर आया तो वह सुंदरिया की नाद के पास खड़ा था। मैंने पूछा कौन है तो बोला मैं हूँ हीरा।
कौड़े में से आग लेने आया हूँ। थोड़ी देर मुझसे बातें करता रहा, मुझे चिलम पिलाई, वह उधर गया, मैं भीतर आया, और वही गोबर ने पुकार मचाई। मालूम होता है मैं गाय बांधकर शोभा के घर गया हूँ और इसने इधर आकर कुछ खिला दिया है। शायद फिर यह देखने आया था कि मरी या नहीं। धनिया ने लंबी सांस लेकर कहा, इस तरह के होते हैं भाई, जिन्हें भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होती। ओफो, हीरा मन का इतना काला है और दाढ़ी जार को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। क्योंकि हीरा ने दोस्तों एक बार जब होरी गाय देखने के लिए उनको बुलाने जाता है तो हीरा और शोभा में बातचीत होती है, और तब हीरा कहता है कि भाई ये तो क्या है, साजे की कमाई है जो इस समय निकल रही है। अब गाय ले तो आया है लेकिन ये गाय ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। अच्छा जा सो रहे, मगर किसी से भूल कर भी जिक्र ना करना। कौन सवेरा होते ही लाला को थाने ना पहुंचाऊं तो अपने असल बाप की नहीं। यह हत्यारा भाई कहने योग्य है? सही भाई का यही भाई का काम है। वह बैरी है, पक्का बैरी है, और बैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। होरी ने धमकी दी, मैं कहे देता हूँ धनिया, अनर्थ हो जाएगा। धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए। मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल। वहां से छूटेंगे तो हत्या लगेगी, तीर्थ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। इस धोखे में ना रहें लाला, और गवाही दिलाऊंगी तुमसे बेटे के सिर पर हाथ रखकर। उसने भीतर जाकर किवाड़ बंद कर लिए और होरी बाहर अपने को कोसता रहा। जब स्वयं उसके पेट में बात ना बची तो धनिया के पेट में क्या बचेगी। अब यह चुड़ैल मानने वाली नहीं, जिद पर आ जाती है तो किसी की सुनती ही नहीं। आज उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। चारों ओर नीरव अंधकार छाया हुआ था। दोनों बैलों के गले में घंटियां कभी कभी बज उठती थीं। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर न आती थी। तो ये दोस्तों हमारा रहा 8 पार्ट हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हमने देखा कि भाई किस तरह से होरी है और उस पर क्या है, गाय से उसको लोगों को प्रेम, उसके बच्चियों को प्रेम हो जाता है। लेकिन तब नई विपदा सामने आ जाती है, और वो विपदा है कि भाई जब तक राय साहब का एक कारिंदा है नोखे राम, वो कहता है कि जब तक पुराना चुकती नहीं हो जाएगी तब तक खेत में हल नहीं चलने दिया जाएगा। अब वो सोचता है कि कहीं ना कहीं कर्ज लेना पड़ेगा, तो पहले जिनसे कर्ज ले रखा था उनके पास तो जा नहीं सकता था। तो अब वो गया था किसके पास, झिंगुरी सिंह के पास। और झिंगुरी सिंह बड़े ही ठाकुर थे और बड़े ही पक्के स्टाम्प के साथ लिख कर के रुपये देते थे, और उसमें नजराना अलग से, ठीक है, और स्टाम्प का अलग से, मतलब कुल रुपया 25 का यदि लिखवाएं कागज़ तो उसमें 17 रुपये हाथ लगते थे। इस तरह के आदमी थे, क्या करे, वो जाना पड़ा। अब गया तो साहब उन्होंने कह दिया, उनकी नज़र थी किस पर, गाय पर। वो चाहते जिस तरह से गाय मिल जाए, आज उनका दाव लग गया था। तो उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि फालतू में स्टाम्प लिखवाओगे, इससे तो अच्छा है कि तुम गहने वहने दे दो। होरी ने कहा कि भाई मेरे पास में गहने नहीं हैं। अब गहने नहीं है तो तुम ऐसा करो, गाय को ही लिखवा दो, जब तुम्हारे रुपये आ जाएं तब तुम ले जाना। इस तरह की बात तो पहले उसने सोची नहीं, लेकिन फिर झिंगुरी सिंह ने उसको बड़े हथकंडों से समझाया तो उसकी समझ में आ गई कि ठीक है, मैं अभी लेकिन आपको बात आकर के बताता हूँ। घर आकर के धनिया से गई तो धनिया ने क्या है, साफ इनकार कर दिया। छोटी छोटी बच्चियां हैं वो रोने लग गई कि हम नहीं भेजेंगे, इस तरह से किस तरह से तो आई है, ठीक है। तो लेकिन जैसे तैसे करके होरी ने धनिया को समझा लिया। गोबर को भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो अलग ही फिक्र धुन में अब की बार मस्त था। तो तय हुआ कि भाई जब लड़कियां क्या है सो जाएंगी तब गाय को लेकर के झिंगुरी सिंह के पास में दे दिया जाएगा। ठीक है, लड़कियां सो गईं। जैसे ही गाय को ले चलने वाला होता था, होरी को क्या आ गई, दया आ गई, भाई किस तरह से क्या ऐसी 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 गाय है, कितनी अच्छी है, कोई भी दूल्हे बच्चों भी क्या है सींग से खेलते रहते हैं। तब उसको क्या कहती है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, स्टाम्प वगैरह लिखवा लेंगे, गाय तो ऐसे सही नहीं है।
तो धैया भी कहती है। और फिर वो गाय को बाहर बांध देता है और वो क्या सोचता है कि भाई मैं अब क्या करूं, शोभा का हाल देखने चला जाता है। शोभा को क्या है, बीमारी हो गई थी और काम करना पड़ता था। उस शोभा को देखने चला जाता है, वहाँ पर वही बातचीत होती है। वहाँ से जैसे ही वो आ रहा होता है तब देखता है कि कोई आदमी खड़ा है और वो होता है हीरा। वो कहता है कि क्या है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे कौड़े में से आग लेने आया हूँ। दोनों में बातचीत होती है, तम्बाकू पीते हैं, चिलम वगैरह पीते हैं। उसके बाद में चला जाता है, भीतर बातचीत हो रही होती है। तभी गोबर गोबर के बारे में बातचीत हो रही है, भाई तुम्हारा जो लड़का है वो बिगड़ रहा है और उसका और दुनिया के साथ में कुछ टाँका चल रहा है, सारे गांव में ये चर्चा हो रही है, बदनामी होगी। होरी कहता है कोई दिक्कत की क्या बात है, इतनी सस्ती मेहरिया है, दुनिया मिल जाए तो हमें पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा और सस्ते में ब्याह हो जाएगा। वो कहती है तुम्हारी दो दो बेटियां हैं, बिरादरी में नाक कट जाएगी, इनको किसके गले में बांधोगे। ठीक है, तभी गोबर है वो आ जाता है और वो कहता है कि भाई सुंदरिया को क्या हो गया, हाथ पांव फैलाए पड़ी है। गाय को देखा जाता है तो गाय है वो उसके फिचकोर निकल रहा था, यानी जहर है वो झाग निकल रहे थे और गाय है वो प्राण त्याग चुकी थी। होरी भागे भागे के जाता है इसके पास में, पंडित दातादीन के पास में। क्वेश्चन बन सकता है कि गांव में पशु चिकित्सा के आचार्य कौन थे, तो पंडित दातादीन थे। दातादीन जी आते हैं, देखते हैं कि भाई किसी न किसी ने कुछ खिला दिया है और सभी होरी के दुख में दुखी थे। सबसे ज़्यादा हीरा है उसको दुख हुआ था और वो कह रहा था कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, सबको गालियाँ दे रहा था। तो इस प्रकार की बातें करके लोग चले जाते हैं। भीतर आकर के होरी कहता है कि भाई तेरा किसी पर संदेह है क्या धनिया से। वो कहती है मेरा तो किसी पर नहीं है। वो कहता है कि ये बात है हीरा वाली बात को, वो कहता है कि मैंने हीरा को वहाँ पर खड़े हुए देखा। तब जैसे ही धनिया को पता चलता है कि भाई हीरा ने विष खिलाया है तो वो क्या है, किवाड़ लगा लेती है और वो कहती है कि सुबह मैं इसको क्या करूँगी, इसको चक्की पिसवाऊँगी, भूत दे भा उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर भूस देगा और गंगा वगैरह जाएगा। तो इस प्रकार की बातें हैं। 3 साल चक्की पिसवाने की वो कहती हैं, हत्या लगेगी, तीर्थ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। तो इस प्रकार कहकर वो किवाड़ बंद कर लेती है। होरी को अपनी जीवन की सबसे बड़ी भूल ये लगती है कि मैंने भाई इसको गलती कर दी, जब मेरे पेट में बात नहीं बची तो इसके पेट में कहाँ से बचेगी। तो ये हमने दोस्तों आज के पार्ट में पढ़ा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।